मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एलिस नाम की एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एलिस के पति की मौत हो गई थी, वह तीनों उसकी मौत से बहुत दुखी थी। घर का खर्च चलाने के लिए एलिस आत्माओं से बात करने का दिखावा करती है। इस नाटक से लोगों को विश्वास दिलाती थी कि जो उनके करीबी मर चुके हैं वह उनकी आत्माओं से उन लोगों की बात करवा सकती है। असल में ऐसा कुछ नहीं था। उसके इस नाटक में उसकी दोनों बेटियां भी उसका साथ देती है, पॉलिना और डोरिस। फिर एक दिन पॉलिना अपनी सहेली के घर पर पार्टी में जाती है। वहां पर उसके सभी दोस्त ओझा बोर्ड खेलने का फैसला करते हैं। इस बोर्ड के माध्यम से जय लोग आत्माओं से जुड़ सकते और इस गेम को खेलने के 3 नियम थे। यह गेम को कभी भी किसी ने अकेले नहीं खेलना था और दूसरा नियम की गेम को कभी भी कब्रिस्तान में नहीं खेलना था और तीसरा नियम यह था कि खेल खत्म होने पर हमेशा अलविदा कहें। यह लोग खेल खेलना शुरू करते हैं और अचानक से प्लेचेट भी हिलने लगता है। इस बात से पॉलिना ज्यादा हैरान नहीं होती क्योंकि वह इन सब नाटकों के बारे में जानती थी। फिर अचानक से पॉलिना की माँ आकर कमरे के दरवाजे को खोल देती है और वह सभी डर जाते हैं। उसकी माँ उसे लेने आई थी। फिर वह दोनों घर के लिए निकल गई। रास्ते में वह अपनी माँ को सलाह देती है कि हम लोग भी अपने घर में एक ओझा बोर्ड ले आते हैं जिससे हमारे लिए अपने ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इस बात से उसकी माँ सहमत हो जाती है और फिर दूसरी सुबह अपने घर में एक ओझा बोर्ड ले आती है। बोर्ड को घर पर रखने के बाद वह डोरिस को लेने स्कूल जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे डोरिस को परेशान कर रहे थे। इसके बारे में डोरिस किसी को नहीं बताती थी। फिर डोरिस लेकर एलिस घर पर आ जाती है और जैसे ही वह घर पर आई उसने ओझा बोर्ड खेलने का फैसला किया, बिना यह जाने के इस खेल को खेलने के भी कुछ नियम हैं। यह खेल कभी भी अकेले नहीं खेलना चाहिए और वह अकेली खेल रही थी। खेलते समय उसने देखा कि प्लेनचेट हिल रहा था। फिर एलिस जहाँ पर मौजूद किसी भी आत्मा से प्रश्न पूछना शुरू कर देती है। एलिस को यहाँ प्लेनचेट पर उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन ऊपर के कमरे में हम देखते हैं कि एलिस की बेटी डोरिस किसी आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है और वह सभी सवालों के जवाब दे रही थी जो एलिस नीचे बैठकर ओझा बोर्ड से पूछ रही थी। जब एलिस ने आत्मा का नाम पूछा तब डोरिस ने मार्क्स नाम बताया, यानी कि जो भी आत्मा जहां आई थी और जिसने डोरिस को अपने कब्जे में कर लिया था उसका नाम मार्क्स था। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही एलिस ओझा बोर्ड खेलना बंद कर देती है, डोरिस भी उसे आत्मा के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। लेकिन खेल छोड़ते समय भी एलिस ने एक और नियमित तोड़ा, उसने अलविदा नहीं कहा। फिर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि डोरिस भी उसे ओझा बोर्ड के पास आ गई है। वह जानती थी कि यह ओझा बोर्ड लोगों को उनके प्रियजनों की आत्माओं से जोड़ता है। फिर वह अपने पिता रोजर की आत्मा से जुड़ने की कोशिश करती है और हैरानी की बात यह थी कि उइजा बोर्ड की प्लेनचेट भी हिल रही थी और उसको लगने लगता है कि उसने अपने पिता की आत्मा से संपर्क कर लिया है। फिर अगले दिन डोरिस स्कूल चली जाती है और स्कूल में फादर टॉम, जो स्कूल को चलाते थे, वह डोरिस की माँ को स्कूल में बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आज डोरिस ने जो होमवर्क किया था इसमें आपने उसकी मदद की थी। लेकिन एलिस इस बात से मना कर देती है। उसने बहुत अच्छा होमवर्क किया था, उसने आज तक स्कूल का होमवर्क इतने अच्छे से नहीं किया था। फिर एलिस डोरिस को साथ लेकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनका घर जल्द ही सील होने वाला है क्योंकि अपने पति की मौत के बाद से एलिस इस घर का लेना नहीं चुका पा रही थी। इस बात से एलिस और पॉलिना बहुत परेशान होती है और दूसरी तरफ डोरिस इस समय भी उइजा बोर्ड के साथ थी। इस ओझा बोर्ड के माध्यम से डोरिस के पिता उसे तहखाना में बने एक कमरे के बारे में बताते हैं जिसमें एक अलमारी में बहुत सारा पैसा था। यह जानकर डोरिस हैरान हो जाती है और इसके बारे में एलिस को बताती है। फिर एलिस उसे कमरे की जांच करने के लिए जाती है और डर्स की सारी बातें सच हो जाती है। उन्हें लगता है कि सच में डोरिस ने अपने पिता की आत्मा से संबंध बना लिया है
और वह डोरिस के जरिए हमारी मदद करना चाहते हैं। इसीलिए फिर वह तीनों एक साथ ओझा बोर्ड खेलने का फैसला करती है। अपने पिता से बात करने के लिए एलिस जहां चेक करना चाहती थी कि जो आत्मा डोरिस को तहखाना में पड़े पैसों के बारे में बता रही है, क्या कि आत्मा सचमुच रोजर की है या फिर किसी और की। फिर वह उसे आत्मा से एक ऐसा सवाल पूछता है, इसके बारे में केवल वह और रोजर ही जानते थे। फिर एलिस को सही जवाब मिलने पर उसे पता चल जाता है कि यह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसके पति रोजर की है। एलिस अब ओझा बोर्ड पर विश्वास करने लगी थी और डोरिस उसे बताती है कि ओझा बोर्ड के माध्यम से वह उन आत्माओं को भी देख पा रही है जो उनके आसपास हैं। फिर एलिस एक योजना बनाती है कि वह सच में जो उनके ग्राहक उन पर विश्वास करते हैं वह उन्हें उनके रिश्तेदारों की आत्माओं से जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन पॉलिना उनका इस योजना में साथ देने से इनकार कर देती है। मगर एलिस अपनी योजना को जारी रखती है। वह डोरिस के साथ मिलकर लोगों को ओझा बोर्ड के माध्यम से उनके रिश्तेदारों की आत्माओं से जोड़ती थी और इसी बिजनेस की वजह से डोरिस स्कूल जाना भी छोड़ देती है। ओझा बोर्ड खेलते समय डोरिस अक्सर ही अजीब आवाज़ें निकलती थी जो लोगों के फैमिली मेंबर की आवाज़ों की तरह ही लगती थी और इसी वजह से उनके ग्राहक अब उन पर और भी अधिक विश्वास करने लगे थे। अब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था। लेकिन इसी दौरान डोरिस को अपनी गर्दन में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा था। उसे अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस हो रहा था। इसीलिए वह प्लेचेट उठाकर शीशे में उसे प्लेचेट देखते हैं तो उसे अपने कंधे पर एक बुरी आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वह डर जाती है और चीखने लगती है। तभी वह दुष्ट आत्मा उसके अंदर चली गई। अब उसे दुष्ट आत्मा ने उसे पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही डोरिस पर भूत अपना कब्जा कर लेता है तो वह नॉर्मल हो जाती है और फिर वह अपनी बहन के पास जाती है और उसके कान में कुछ मंत्र पढ़ देती है, जिसके कारण पॉलिना को भी डरावने सपने आने लगते हैं। फिर अगले दिन डोरिस को स्कूल में दिखाया जाता है और जैसे ही कुछ बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं तो डोरिस अपनी शक्तियों से उन्हें चोट पहुंचती है। फिर डोरिस से अपने घर आ जाती है और आज उनके घर पर पॉलिना का दोस्त आया था और जब वह डोरिस से बातें करता है तो डोरिस उसके साथ बहुत डरावनी और अजीब बातें करती है। वह उससे कहती है कि अगर कोई गला घोंटकर मर जाता है तो उसे कैसा लगता है। उसकी यह बातें सुनकर उसे लड़के को बहुत अजीब लगता है। फिर पॉलिना जब अपने कमरे में आती है वह देखी है कि किसी ने उसकी गुड़िया के होठों को सी दिया है। यह देखकर पॉलिना को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि यह डोरिस का काम है, लेकिन डोरिस रहती है कि यह काम मैं नहीं किया है, ऐसा हमारे पिताजी ने किया है, क्योंकि वह इस घर में आने वाली सभी आवाज़ों को बंद करना चाहते हैं। उसके पिता उन आवाज़ों के बारे में बात कर रहे थे जो इन दोनों डोरिस निकल रही थी। डोरिस की ऐसी बातें सुनकर पॉलिना बहुत डर जाती है और जाकर अपनी माँ से कहती है कि मुझे लगता है डोरिस पागल हो रही है, वह आजकल बहुत अजीब हरकतें करने लगी है। फिर रात के समय वह देखी है कि डोरिस ने कुछ नोट्स बनाए हैं और यह नोटिस पोलिश भाषा में थे। उनके घर में कोई भी पोलिश भाषा नहीं जानता था। वह उन नोटिस को लेकर स्कूल में फादर टॉम के पास जाती है और उनसे अनुरोध करती है कि वह इन नोटिस को ट्रांसलेट करवा। उन नोटिस को ट्रांसलेट करवाने के फादर टॉम उनके घर पर खुद आते हैं। उनके घर पहुंचते ही फादर टॉम एलिस से कहते हैं कि मुझे एक ओझा बोर्ड सेशन चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से जुड़ना चाहता हूँ। फादर टॉम का सेशन शुरू कर दिया जाता है। फिर फादर टॉम डोरिस से पूछते हैं कि मेरी पत्नी का निक नेम क्या था। फिर प्लाचेट मूव करती है और लिन नाम बताती है। इसी सब के दौरान डोरिस फादर टॉम की पत्नी की आवाज़ में कुछ बोल भी रही थी और जी सभी हैरान हो जाते हैं। एलिस को लगता है कि हम इस सेशन में काम जब हो गए हैं। फिर सेशन खत्म होती ही फादर टॉम पॉलिन और एलिस को अकेले में मिलने के लिए कहा। फादर टॉम उन लोगों को बताते हैं कि अभी जो सेशन हुआ था वह बिल्कुल भी सही नहीं था। मेरी पत्नी का निक नेम लिन नहीं बल्कि कैथरीन था और लिन नाम डोरिस ने इसलिए बताया था
क्योंकि यह सवाल पूछने के बाद मैं अपने दिमाग में लिन नाम सोचने लगा था। फादर टॉम की बातों का यह मतलब था कि डोर्स से किसी भी आत्मा से बात करती ही नहीं थी, वह बस लोगों का मन पढ़कर उनकी बातों का जवाब देती थी। और जो डोरिस आवाज़ निकाल करती थी वह केवल एक ही आवाज़ थी, बस लोग उसे आवाज़ को अपने रिश्तेदारों की आवाज़ से मैगज़ीन कर लेते थे। और फिर फादर टॉम बताते हैं कि जो डोर्स ने आवाज़ निकली थी वह उसकी पत्नी की नहीं थी। फिर एलिस फादर टॉम से पूछता है कि डोरिस ऐसे कैसे कर पा रही है, तो फादर टॉम ने बताया कि उसे पर किसी बुरी आत्मा का साया है और वही के सब कुछ डोरिस से करवा रहा है। फिर फादर टॉम ने पॉलिना को बताया कि जो नोट्स तुमने मुझे लाकर दिए थे उसमें एक मार्क्स नाम के आदमी की कहानी लिखी हुई है, जो पोलैंड से लॉस एंजेलिस आया था। विश्व युद्ध के दौरान एक पागल डॉक्टर ने मार्क्स को पकड़ लिया था और वह डॉक्टर मार्क्स के ऊपर अजीब प्रयोग करने लगा था। वह डॉक्टर एक साइकोपैथ था। वह मार्क एस जैसे और भी लोगों को पकड़ कर लाता था, उन पर भी प्रयोग किया करता था। वह उन्हें अपने घर के तहखाना में बंद करके रखता था और फिर अंत में जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी तो वह उन्हें मार डालता था। और जो वह डॉक्टर का घर था, तुम लोग अब उसके ही घर में रह रहे हो, और उसे डॉक्टर ने जितने भी लोग मारे थे उनकी बॉडीज आज तक इसी घर में है। और जिगर एक कब्रिस्तान के समान है, और जहाँ पर हमें भी पता चलता है कि एलिस ने ओझा बोर्ड का दूसरा नियम भी तोड़ दिया था, क्योंकि यह घर कब्रिस्तान के समान था और ओझा बोर्ड के खेल को कब्रिस्तान में खेलने से मना किया गया था। और अब इसी वजह से यह लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। फिर फादर टॉम आगे बताते हैं कि इन नोटिस में मार्क्स ने करने के बाद वाले एहसास को भी बताया है कि वह मृत्यु के बाद भी इन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहा है। मार्क्स ने इन नोटिस में यह भी बताया है कि वह पिछले कई सालों से मार्क्स ने साथ ही यह भी लिखा था कि आत्माओं की दुनिया बहुत ही भयानक है, जहाँ कोई बोल नहीं सकता, किसी के पास कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन मार्क्स को डोरिस के रूप में अपनी एक आवाज़ मिल गई थी। यही कारण था कि डोरिस एलिस के सभी सवालों का सही से जवाब दे पा रही थी, क्योंकि मार्क्स हमेशा उनके बीच में ही था। फिर दूसरे सीन में हम डोरिस को देखते हैं, जो कि सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसने अपना मुंह एक भयानक शैतान की तरह खोला हुआ था। तभी अचानक से किसी ने दरवाजा पर दस्तक दी और वह पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। और जब वह जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर पॉलिन का फ्रेंड आया हुआ था, जिसे डॉलर्स अपने घर के तहखाने में ले जाती है। तहखाने में उसे लड़के को कुछ खोपड़ियाँ मिलती हैं। उन्हें देखकर वह बहुत डर जाता है और तभी पीछे हम डोरिस को देखते हैं, जो कि अजीब व्यवहार कर रही थी। वह आत्मा उसे अपने कंट्रोल में ले रही थी, इसीलिए वह ऐसी हरकतें कर रही थी। फिर अचानक से वह उसे लड़के के पास आती है और उसकी गर्दन को पकड़ लेती है। डोरिस उसके कान में कुछ मंत्र पढ़ रही थी और वह लड़का भी उसे आत्मा के कंट्रोल में आ जाता है। दूसरी तरफ फादर टॉम अपनी पूरी बात बताकर पॉलिन और एलिस के साथ नीचे आता है। तभी अचानक से पॉलिन के दोस्त की लाश उनके घर के बीचों बीच लटक जाती है। उसे लड़के की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने खुद ही खुदकुशी की हो। यह देखकर फादर टॉम बहुत डर जाते हैं और जल्दी से तहखाने में चले आते हैं। वहां पर फादर टॉम को दीवार के अंदर बहुत सारे इंसानों के कंकाल मिलते हैं। फिर फादर टॉम एलिस को उनका ओझा बोर्ड जलाने के लिए कहते हैं। यह लोग जल्दी से ओझा बोर्ड को जला देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह देखते हैं कि वही ओझा बोर्ड उनकी मेज पर सही सलामत रखा हुआ था। और तभी वह तीनों नोटिस करते हैं कि डोरिस जहाँ पर नहीं है। वह डोरिस को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें दीवार के पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें वहाँ पर एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है। उसे दरवाजे को खोलकर उन्हें एक खुफिया कैमरा दिखाई देता है। यह कैमरा इस पागल डॉक्टर की लैब थी, जिसमें वह इंसानों पर प्रयोग किया करता था। और यहीं पर इन्हें डोरिस भी मिल जाती है, जो कि उसे आत्मा के कब्जे में थी। जैसे ही फादर टाउन उसे कमरे में आता है तो वहाँ की आत्माएं फादर टॉम को भी
पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेती है, उसे बुरी आत्मा की कंट्रोल में आते ही फादर टॉम एलिस और पॉलिना पर हमला कर देते हैं। फादर टर्म से बचने के लिए वह दोनों वहां से भागने लगते हैं। फिर वह आत्मा फादर टॉम को भी मार डालती है। फिर डोरिस अपनी माँ और बहन को करने के लिए उसे तहखाने से बाहर आ जाती है। डोरिस अपनी माँ को पकड़कर बेहोश कर तहखाने में ले जाती है और फिर जैसे ही डोरिस पॉलिन को पकड़ने वाली थी वह बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर पॉलिन के पिता की आत्मा आती है। वह पॉलिन को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है। पॉलिन के पिता इन सब चीजों को ठीक करने का तरीका भी उसे बताते हैं कि तुम्हें उन आवाज़ों को बंद करना होगा जो आत्माओं की दुनिया से जहां पर आ रही है। यह सारी आवाज़ डोरिस के जरिए जहां पर आ रही है, इसीलिए तुम्हें डोरिस के होंठ इस तरह सीन है जैसे तुम्हारी गुड़िया के होंठ मैंने सिए थे। पॉलिन अपने पिता की सारी बात को समझकर जल्दी से अपनी माँ को बचाने के लिए तहखाने में चली आती है, जहां पर डोरिस अपनी माँ को मारने ही वाली थी। तभी पॉलिन डोरिस के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन पीछे से बहुत सारी आत्माएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन पूर्व पॉलिन बिल्कुल नहीं डरती। वह डोरिस के होंठ इस तरह सिलने लगती है जिस तरह उसकी गुड़िया के सिले हुए थे। होंठ सिलते ही डोरिस मर जाती है। मारने के बाद डोरिस की आत्मा उसके पिता की आत्मा से मिलती और बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ पॉलिन को अब वह आत्माएं अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। उन आत्माओं के साए में आते ही पॉलिन ने अपनी माँ को मार डाला। उसकी माँ के मरते ही वह बेहोश में आ जाती है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है कि उसने अपनी माँ को ही मार डाला। फिर इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है और पॉलिन को हम एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। उसके ऊपर उसकी बहन और माँ की हत्या करने का आरोप था। फिर हमें डॉक्टर की बातों से पता चलता है कि पुलिस को आज तक डोरिस की लाश नहीं मिली थी और पॉलिन भी इसके बारे में पुलिस वालों को कुछ नहीं बताती थी। फिर डॉक्टर पॉलिन को वापस उसके कमरे में भेज देते हैं। कमरे में पहुंचकर पॉलिन अपने खून से एक ओझा बोर्ड तैयार करती है और अपनी बहन की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। उसकी यह प्रक्रिया कम कर जाती है और हम थोड़ी ही देर में डोरिस की आत्मा को पॉलिन के पास बैठा हुआ देखते हैं। फिर जब डॉक्टर पॉलिन के कमरे के पास से गुजरते हैं तो उन्हें वहां कुछ असामान्य महसूस होता है। वह जैसे ही कमरे की खिड़की के पास आकर रुकते हैं तो पॉलिन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कमरे के अंदर उन्हें कुछ असामान्य महसूस नहीं होता, लेकिन वह यह नहीं देख पाते कि मृत डोरिस की बुरी आत्मा उनके पीछे लटकी हुई है। और यहीं पर के मूवी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।